सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 42 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए दो नंबर्स को आपस में स्वैप कर सके, और ये स्वैपिंग प्रोसेस हमें करनी है बाय यूजिंग बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। मतलब हमें बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का यूज़ करके दो नंबर्स को आपस में क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्वैप करने का लॉजिक तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन लॉजिक को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि स्वैपिंग प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए, स्वैपिंग को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी नाम के। ए में जो वैल्यू है वो है 5 और बी में जो वैल्यू है वो है 10। अब बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 10 थी। फिर हमने स्वैपिंग प्रोसेस की और स्वैपिंग प्रोसेस को करने के बाद ए में बी की वैल्यू आ गई और बी में ए की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे पहले b की वैल्यू 10 थी, अब यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 10 हो गई, और पहले a की वैल्यू 5 थी और आफ्टर स्वैपिंग b की वैल्यू 5 हो गई। तो यही होती है स्वैपिंग प्रोसेस। मतलब स्वैपिंग प्रोसेस करने से क्या होता है कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाती है या इंटरचेंज हो जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो स्वैपिंग प्रोसेस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले कि बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर को समझने के लिए हम ये ट्रूथ टेबल देख सकते हैं। इस ट्रूथ टेबल में हम देख पा रहे हैं कि जब हमारे दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। तो ये हुआ हमारा बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। अब इसी बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को आपस में स्वैप करेंगे। तो स्वैपिंग प्रोसेस समझने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी नाम के। अब ए में हम एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं और बी में हम दूसरी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यूज़र ने ए में दिया है 5 और बी में दिया है 10। हमें क्या करना है, अब ए और बी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें ए की वैल्यू जो कि 5 है, इसको पहले बदलना पड़ेगा बाइनरी में। तो 5 का बाइनरी होता है 101। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सऑर ये है बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब ही होता है कि ये बिट्स पर काम करेगा। तो इसलिए हम इस ऑपरेशन को डेसिमल नंबर पे परफॉर्म नहीं कर सकते। इस ऑपरेटर को जब भी हमें यूज़ करना है तो हमें उसका उस डेसिमल नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसी पे हम बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से बी में जो वैल्यू है वो है क्या है, 10 है, और 10 को हम बाइनरी में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1010। अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 को रिप्रेजेंट किया है हमने 4 बिट में और 5 को रिप्रेजेंट किया है 3 बिट में। तो मैं इस 5 को भी 4 बिट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हम दो बिट्स के बीच में कंपैरिजन परफॉर्म कर सके। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 1010 अगर इनपुट होगा तो उन दोनों का बिटवाइज एक्सऑर जो होगा वो 1 होगा। तो 10 का 1, उसी तरीके से 01 का 1 होगा। ये हम देख सकते हैं ट्रूथ टेबल से। तो 01 का 1, 10 का 1 और 01 का 1। तो अब हमें जो नया नंबर मिला वो है 1111, जिसको हम डेसिमल में 15 लिखते हैं। ओके, तो अब ये जो वैल्यू होगी ए एक्सऑर बी का जो आउटपुट होगा वो कहाँ स्टोर किया जाएगा, वो स्टोर किया जाएगा इस ए नाम के वेरिएबल में। मतलब अब ए की वैल्यू क्या होगी, अपडेट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई, 15 हो गई। ए की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई, 15 हो गई। उसके बाद में हमें ये दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो इस एक्सप्रेशन में क्या कहा गया है कि ए और बी का फिर से बिटवाइज एक्सऑर करिए, लेकिन अब ए की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब ए की वैल्यू 5 नहीं रही, अब ए की वैल्यू हो गई 15, जो कि हम बाइनरी में 1111 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो बी की वैल्यू है वो है पहली वाली ही। बी की वैल्यू अभी तक अपडेट नहीं हुई है, बी की वैल्यू 10 है। तो 10 को हम बाइनरी में कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1010। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 10 का 1
1 1 का 0, 1 0 का 1 और 1 1 का 0। तो ये हमें नया नंबर मिला और इस नंबर को हम कहाँ स्टोर करेंगे, इस नंबर को स्टोर करेंगे हम b नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो ये जो बाइनरी है ये हम जानते हैं कि 101, हमने पहले भी देखा था कि ये इसको डेसिमल में हम 5 लिखते हैं, मतलब b में जो नया नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो b में हमने क्या स्टोर कर दिया 5, क्योंकि इन दोनों पे जब हमने XOR ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें जो नया नंबर मिला वो 5 है। इसके बाद में अब हमें तीसरा स्टेप सॉल्व करना है। तीसरे स्टेप में फिर से हमें a और b पर बिटवाइज XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब इस बार हम देखते हैं क्या होता है। a की वैल्यू है हमारे पास 15। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि a की जो अपडेटेड वैल्यू है 15 है। 15 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, और b की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू 5 है, तो 5 को हम बाइनरी में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का बिटवाइज XOR परफॉर्म करना है। तो बिटवाइज XOR परफॉर्म करने के लिए 1 1 का क्या होगा 0 होगा, 1 1 का 0, 1 0 का 1, 1 1 का 0 और 1 0 का 1। तो ये जो है ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने समझाया है कि हम किस तरीके से डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हालांकि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a और b का बिटवाइज XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने पर हमें क्या मिला 10 मिला, और इस 10 को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इस 10 को हम स्टोर कर रहे हैं a नाम के वेरिएबल में। मतलब a में जो नई वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 10। तो इस तरीके से हमने ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए और हमारे पास a की जो नई वैल्यू है, a की जो नई वैल्यू है वो है 10 और b की जो नई वैल्यू है वो है 5। और हम देख सकते हैं कि पहले a की वैल्यू क्या थी, पहले a की वैल्यू थी 5 और b की वैल्यू थी 10, और जब हमने स्वैपिंग प्रोसेस कंप्लीट की तो a की वैल्यू 10 हो गई और b की वैल्यू 5 हो गई। इसका मतलब हमारी स्वैपिंग जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो हमें क्या करना है, इसी लॉजिक का यूज़ करना है आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड में और आज के इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं हम C लैंग्वेज में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो C प्रोग्राम लिख लिया है जो हमारी आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन इस प्रोग्राम को समझने से पहले एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि यह हमारा प्रोग्राम आउटपुट सही दे रहा है कि नहीं। तो जैसे हमने प्रोग्राम रन किया वैसे ही हमें जो मैसेज मिला वो है कि एंटर 2 नंबर्स स्पेस सेपरेटेड, मतलब दो नंबर्स एंटर करिए, स्पेस द्वारा उनको सेपरेट भी कर दीजिए। तो मैं 2 नंबर एंटर करता हूँ 5 और 10। मैंने इंटर की प्रेस की तो मुझे जो मैसेज मिला वो मिला कि बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू 10 थी और आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम एकदम सही काम कर रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम किस तरीके से हमें सही आउटपुट दे रहा है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हेडर फाइल है, जो कि हमें हर C प्रोग्राम में इंक्लूड करना कंपलसरी होता है, क्योंकि इस हेडर फाइल में printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है और हमें हर C प्रोग्राम में printf और scanf तो यूज़ करना ही है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। पहले वेरिएबल में यूज़र के द्वारा दी गई हम पहली वैल्यू स्टोर करते हैं और दूसरे वेरिएबल में यूज़र के द्वारा दी गई दूसरी वैल्यू को स्टोर करते हैं। उसके बाद में printf और scanf की सहायता से हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ को इनपुट करा लिया। ठीक है, ये हमें मैसेज दिख रहा था ना आउटपुट में कि एंटर 2 नंबर्स, यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स, तो ये इसी लाइन की वजह से दिख रहा था। और उसके बाद जब हमने 2 वैल्यूज़ दी हैं तो वो 2 वैल्यूज़ हम दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे scanf फंक्शन लिखा हुआ है और यही scanf फंक्शन हमें मदद कर रहा है इन 2 वैल्यूज़ को इनपुट कराने के लिए। ठीक है, जो पहली वैल्यू चली जाएगी a नाम के वेरिएबल में और दूसरी वैल्यू चली जाएगी b नाम के वेरिएबल में। उसके बाद में ये मैसेज लिख के आ रहा था कि बिफोर स्वैपिंग, तो ये इस लाइन की वजह से आ रहा है printf बिफोर स्वैपिंग। तो बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू %d और %d मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू, a की वैल्यू जो हमने दी है, यूज़र ने दी है, वो यहाँ पे लिख के आ जाएगी a = 5 b = 10। उसके बाद में ये स्वैपिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रही है जो अभी हमने बहुत डिटेल में समझा है कि कैसे हम 3 बार XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं a और b पर और उसके बाद में हम
करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर करते जाते हैं और अंत में हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाती है। और उसके बाद में हमने जब फिर से दोबारा ये प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और a और b की वैल्यू दोबारा जब हमने प्रिंट कराई तो हम देख पा रहे थे कि अब a की वैल्यू 5 नहीं रही 10 हो गई है और b की वैल्यू 10 नहीं रही अब 5 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्वैपिंग प्रोसेस को करने के लिए सी में प्रोग्राम लिखा है। उसके बाद में रिटर्न 0 की मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बता पा रहे हैं कि हमने जो प्रोग्राम रन कराया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, या हमारा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज दे रहा है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है या एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा और इस तरीके से हम आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बिटवाइज XOR ऑपरेटर का यूज़ करके एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।